हेलो क्लास। कक्षा 12वीं की भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और धारिता दोनों हो, है ना। तो पिछले क्लास में हमने देखा था ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र होता था, तथा ऐसी परिपथ जिसमें क्या है, प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध होता था, है ना। और आज हम लोग देखेंगे ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और धारिता है। तो ये भी उन दोनों की तरह ही है। तो सबसे पहले इसका हमें चित्र बनाना होता है। तो देखिए चित्र कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या माने हैं हम लोग, प्रेरकत्व और धारिता। तो पुराने ही जैसे है हम लोग क्या मानेंगे, मान लो कि एक प्रेरकत्व, ये प्रेरकत्व होगा, प्रतिरोध बना दिया गया। एक प्रेरकत्व तथा एक धारिता को क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा इनके बीच एक प्रत्यावर्ती धारा को भी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक। तथा किसी क्षण इसका समीकरण हो जाएगा V = V0 sin ओमेगा t, संधारित्र की धारिता C तथा प्रेरकत्व L, इसकी विभवांतर कितना होगा VC और इसका विभवांतर होगा VL, है ना। ये सब तो आप लोग को पता ही है। तो देखिए मान लो एक प्रेरकत्व L तथा एक संधारित्र C को प्रत्यावर्ती धारा AC के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा किसी क्षण उसका समीकरण V = V0 sin ओमेगा t है तथा इस परिपथ में किसी क्षण I धारा प्रवाहित होती है, तब क्या होगा, तब प्रेरकत्व L के सिरों पर बीच उत्पन्न विभवांतर VL = IXL, है ना। तथा धारिता C के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VC = IXC होगा, है ना। तो इसे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। यहाँ तक सभी का क्लियर है। ऐसा हमने सभी व्यंजक में किया है तो इसमें भी किए हैं, ठीक। अब हम लोग को पता है क्या कि जो विभवांतर VL है वह धारा I के मध्य क्या है, 90 अंश का कलांतर बनाता है ना। 90 अंश अग्रगामी होता है। पिछले क्लास से हम लोग को पता ही है, देख चुके हैं कि किस प्रकार वह अग्रगामी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विभवांतर VL धारा I के मध्य क्या होता है, कितने अंश का कलांतर होता है, 90 अंश का कलांतर होता है। अर्थात VL और धारा I से क्या है, 90 अंश जो है अग्रगामी होता है तथा विभवांतर VC, है ना, विभवांतर VC धारा I से क्या होता है, 90 अंश पश्चगामी होता है। तो VL और VC के बीच में जो कलांतर आएगा वह क्या हो जाएगा, 90 अंश अग्रगामी प्लस 90 अंश पश्चगामी, दोनों जुड़ेंगे तो 180, है ना। तो दोनों के बीच जो कलांतर आएगा वह क्या आ जाएगा, 180 अंश होगा। तो देखिए इसको चित्र से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, प्रेरकत्व के लिए बनाते हैं। तो इसका चित्र होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये धारा I है और ये VL है। तो VL क्या है, इसके साथ में 90 अंश का कोण बनाता है, आप लोग को पता है ना। और VC क्या है, धारा I से क्या है, 90 अंश पश्चगामी होता है ना। ये क्या है, VC। तो इस प्रकार से 90 + 90 दोनों के बीच VL और VC के बीच जो कलांतर होगा वह कितना आ जाएगा, ऑल ओवर 180 डिग्री होगा, ठीक। तो अब हम लोग मानते हैं, मान लीजिए VL और VI के मध्य VL और VC के परिणामी जो है V है। तो
v इज इक्वल टू हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, है ना। तो वी एल जो आएगा वह आएगा इस दिशा में, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, इस दिशा में लेते हैं तो v इज इक्वल टू आएगा वी एल माइनस वी सी, ठीक। तो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखेंगे तो v इज इक्वल टू आएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, है ना। तो दोनों से क्या है, i कॉमन निकल जाएगा तो v अपान आई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 की तुलना क्या है, ओम के नियम से करने पर क्या है, हमें प्राप्त होता है परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, जिसे क्या कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। और इसे क्या है, Z से प्रदर्शित करते हैं। तो Z इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। और हमें पता है, दो मान पता है, क्या, एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल और एक्स सी का मान होता है 1 अपान ओमेगा सी। ये दो मान होता है जिसे आप लोग जानते हैं। तो वह मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आएगा Z इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी। तो यह आ गया परिपथ की प्रतिबाधा का मान, ठीक। यह आ गया परिपथ की प्रतिबाधा, यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबाधा, है ना। और धारा I और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों के बीच में कलांतर कितना होगा, चित्र से आप लोग देखें कलांतर कितना है, 90 अंश है ना। तो लिखेंगे धारा I व वोल्टेज V के मध्य कलांतर कितने अंश का है, 90 अंश का है ना। तथा धारा का आयाम जो होगा वह क्या होगा, धारा का आयाम आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट अपॉन जेड, है ना। तो यहाँ देखिए एक कंडीशन आती है, वह कंडीशन क्या है, वह स्थिति क्या है, यदि एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी है तो, है ना। एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हम लोग मान लेते हैं तो क्या होगा, समीकरण 4 से देखिए एक्स एल और एक्स सी दोनों बराबर होंगे तो जेड का मान क्या आ जाएगा, 0। तो जेड का मान आ जाएगा 0। कहाँ से आया है ये, समीकरण नंबर 4 से, ठीक। तो यहाँ पे I0 का जो मान आ जाएगा वह V0 अपान 0। तो इस प्रकार इसका मान आ जाएगा अनंत, है ना। तो इस स्थिति में जो धारा का जो मान होता है वह आता है अनंत। तो इस स्थिति में लिखेंगे, इस स्थिति में धारा का मान अनंत हो जाता है। इसे अनुनाद की स्थिति या विद्युत अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस अनुनाद कहते हैं, ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में होता है, अनुनाद की स्थिति में हम लोग क्या है, अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। तो XL इज इक्वल टू XC। तो XL का मान होता है ओमेगा L और XC का मान होता है 1 अपान ओमेगा
सी। तो ओमेगा को इधर पक्षांतर करेंगे और एल को इधर पक्षांतर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा का वर्ग इज इक्वल टू 1/LC। तो देखिए ओमेगा का जो मान होता है वह कितना आता है, ओमेगा का मान होता है, आप लोग याद करिए 2πμ। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू, पहले ये वर्ग है तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1, ये हो जाएगा वर्गमूल LC, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और ये हो जाएगा वर्गमूल LC। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2πμ इज इक्वल टू 1/√LC। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/2π, 2π को इधर पक्षांतर कर दिए √LC। तो यह क्या आ गया, इस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति। तो ध्यान दीजिए कई बार पेपर में यह पूछा जाता है कि इस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो ये आ गया आपकी अनुनादी आवृत्ति। तो यहाँ तक आपको पूरा क्या है बनाना होता है, ठीक है। इसे कई बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये बन पाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे धारा का मान अनंत हो जाता है, ये वाला कंडीशन आप लोग लगाएंगे, इसे याद करिएगा तो ये बनेगा। एक ही बार प्रैक्टिस करने से नहीं बनेगा, बार बार अभ्यास की इसमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाना कि किस प्रकार से प्रेरकत्व और संधारित्र की किसी परिपथ में प्रयोग करते हैं, तो उस धारा का जो आयाम होता है वह क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, तथा धारा का मान अनंत होने से, है ना, जो मतलब प्रभावी धारा का जो आयाम है वह अनंत होता है, तो उसमें क्या है, अनुनाद की जो आवृत्ति आती है वह है 1/2π√L/C। तो एक और परिपथ आता है जिसमें क्या है, अनुनाद की आवृत्ति होती है, ठीक। अनुनाद की आवृत्ति में क्या होता है, धारा जो प्रवाहित होती है उसका मान अधिकतम होता है, तथा जो प्रतिबाधा है उसका मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इसे हम लोग और आगे अच्छे से देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे LCR सर्किट, है ना, ऐसा ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध होगा, प्रेरकत्व होगा तथा धारिता होगी, तो इसे कहते हैं LCR। अब हम लोग देखेंगे ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध हो, अर्थात L, C और R, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, इसका हम लोग चित्र बना लेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले प्रेरकत्व बनाएंगे, एक प्रेरकत्व, फिर उसके बाद क्या है, एक संधारित्र C, एक प्रेरकत्व L, एक संधारित्र C तथा एक प्रतिरोध R। तीनों के साथ क्या है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत AC को क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तथा किसी क्षण इसका समीकरण है V = V0 sin ωt, है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इज इक्वल टू VL, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू VC, एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर या रेजिस्टेंस इज इक्वल टू VR, है ना। इसको इस इंडक्टेंस कहते हैं या इंडक्टर कहते हैं, इसको कैपेसिटर कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तो हम लोग ने जाना कि मान लो एक जो ड्राइंग बनाए हैं उसको यहाँ पे क्या है, वर्णन करेंगे। तो मान लो एक प्रेरकत्व L, एक संधारित्र C तथा एक प्रतिरोध C के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ा गया है।
तथा किसी क्षण इसका समीकरण v = v0 sin ओमेगा t है ना। देखिए बहुत आईएमपी है ना, एग्ज़ाम में ये तो पूछा ही जाता है, इससे प्रश्न आता है। ठीक, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो v का जो मान आया है ना, ये सभी में हम लोग लेते हैं v = v0 sin ओमेगा t। तो किसी क्षण इस परिपथ में बहने वाली धारा यदि आई है तो लिखेंगे किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा आई है तो क्या होगा, प्रेरकत्व के सिरों में उत्पन्न विभवांतर, प्रेरकत्व के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, VL = IXL है ना, इसे मान लें। और प्रति संधारित्र के सिरों पर या धारिता लिखते हैं, धारिता के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, VC = IXC। और प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर हो जाएगा VR = IR। ये आपको पता होगा, ओम के नियम से निकालते हैं इसे, है ना। पिछले क्लास में हमने देख ही चुका है कि ओम के नियम से हमने किस प्रकार से इसे निकाला था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है, वह समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे जो कला में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, कौन अग्रगामी और कौन पश्चगामी होता है, उसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग समझिए कि विभवांतर VR और धारा I क्या है, समान कला में होते हैं। आपको ये पता ही होगा, ये सब आपको पता है, ध्यान से देखिएगा। विभवांतर VR और धारा I क्या है, समान कला में होते हैं, तथा विभवांतर VL और धारा I क्या है, 90 अंश अग्रगामी होता है। और विभवांतर VC धारा I से क्या है, 90 अंश पश्चगामी होता है। और स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि विभवांतर VL और विभवांतर VC दोनों के मध्य जो कलांतर होगा वह कितना होगा, 180 अंश होगा। पिछले चित्र से हमने देखा था, यहाँ देखिए कि जो VL है और VC है, तो दोनों के बीच में कलांतर कितना आता है, 90 90 180। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो दोनों के बीच कलांतर 180 होगा तथा दोनों के बीच परिणामी कितना आता है, VL - VC होगा। अतः स्पष्ट है कि VL और VC तथा VR के मध्य कलांतर क्या है, 90 अंश होगा। इसको चित्र में एक बार और समझते हैं। देखिए चित्र में आप लोग यहाँ इधर क्या है, VC विभवांतर,
ऊपर में क्या होता है VL, तथा VC और VL का परिणामी कितना आता है हम लोग को पता है VL माइनस VC इतना आता है। तथा यहाँ पे एक और प्रतिरोध हमने जोड़ा है, प्रतिरोध जोड़ा है VR। तो इन दोनों के मध्य जो परिणामी आएगा वह क्या आ जाएगा, वह क्या आ जाएगा, वह 90 अंश आएगा। ठीक है, जो नया परिणामी आएगा वह क्या है V है। तो V का जो मान आ जाएगा परिणामी वह आ जाएगा V² इज इक्वल टू VR का वर्ग प्लस VL माइनस VC पूरे का वर्ग। ठीक, तो इस प्रकार इस परिपथ का परिणामी विभवांतर आएगा, वह आ जाएगा V² इज इक्वल टू VR का वर्ग प्लस VL माइनस VC पूरे का वर्ग, है ना। तो यहाँ अब वैल्यू को समीकरण 1, 2 और 3 का मान यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ देखिए V² इज इक्वल टू ये आ जाएगा I R का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा IXL माइनस IXC पूरे का वर्ग। I² सभी के साथ है तो इसे क्या है कॉमन निकालेंगे। तो ये V² अपान I² इज इक्वल टू ये हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर। और यहाँ इधर स्क्वायर है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वैल्यू रखने पर V अपॉन I इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर। और हम लोग को पता है XL और XC का मान कितना आता है, तो वह यहाँ पे रखेंगे। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। और V अपॉन I इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मान को रखने पर आएगा R² प्लस XL का मान होता है कितना WL माइनस 1 अपान XC का मान होता है ω/c, है ना। तो ये स्क्वायर। तो और इस समीकरण की तुलना है ना ओम के नियम से करने पर जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, प्रभावी प्रतिरोध जो प्राप्त होगा वह होगा इस परिपथ की प्रतिबाधा। तो इसे मानते हैं समीकरण नंबर 5, है ना। तो इसकी तुलना इस समीकरण की तुलना ओम के नियम से करने पर परिपथ की प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होगा। जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं और इसे Z से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस ω/L माइनस 1 अपान ω/c। याद रखिए यहाँ पे वर्ग जो है वह इन दोनों के साथ है इस प्रकार से, है ना, होल वर्ग है, इसमें इंडिविजुअल नहीं है। ये a माइनस बी के सूत्र से क्या है पार्टीशन हो गई इसका, याद रखिए, है ना। तो यह आ गया परिपथ की प्रतिबाधा। तो यह आ गया LCR सर्किट की प्रतिबाधा। यह क्या है, प्रतिबाधा है। अब हम लोग निकालेंगे
इनके मध्य कलांतर। ठीक है, तो विभवांतर भी धारा I से क्या है, अग्रगामी है। कितने अंश का, फाई अंश से, है ना। धारा I से अग्रगामी है तथा कलांतर फाई है, तब कलांतर के फार्मूला क्या है, टेन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, टेन फाई इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण साइन का होता है, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, और टेन का होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना आ जाएगा इसका, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो सभी का मान रखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 से सभी का मान रखने पर यह आ जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर। आई सभी में है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेन फाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो इन एक्स एल और एक्स सी का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा टेन फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। तो फाई का जो वैल्यू आएगा वह आएगा, टेन इधर चला जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी टू आर। यह आ गया इस परिपथ का कलांतर। ठीक, इसे क्या कहते हैं, इस परिपथ की कलांतर कहते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इस परिपथ में बहने वाली धारा निकालेंगे। तो देखिए एल सी आर में प्रवाहित धारा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहाँ फाई इज इक्वल टू होता है, ऊपर का से वैल्यू ले लीजिए, टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान आर, है ना। तथा I0 का जो मान है वह आ जाएगा, वह आएगा V0 अपॉन जेड। तो I0 इज इक्वल टू हो जाएगा V0 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने LCR सर्किट के लिए प्रतिबाधा का मान निकाला, धारा का मान निकाला तथा कलांतर का मान निकाला। अब इसकी तीन विशेष स्थितियां होती है जिसे देखते हैं। तो LCR सर्किट की तीन विशेष स्थितियां होती है। पहली स्थिति है जब VL बड़ा होता है 1 अपॉन VC से, अर्थात XL बड़ा होता है XC। तो समीकरण 6 से देखिए टेन फाई का मान क्या होगा, धनात्मक होगा इस समीकरण में, है ना, या इस समीकरण में यहाँ देखिए टेन फाई का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। किस स्थिति में, जब WL का मान क्या है, बड़ा है किससे, WC से, है ना। तो फाई भी क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। इस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से क्या होगा, अग्रगामी होगा। और दूसरी स्थिति क्या है, यदि ओमेगा एल अर्थात XL छोटा है वह XC से अर्थात 1 अपान ओमेगा सी से, तो समीकरण 6 से क्या होगा, टेन फाई का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। अतः फाई भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस स्थिति में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा
वह क्या होगा, धारा से है पश्चगामी हो जाता है ना, पश्चगामी होगा। और तीसरी जो स्थिति है वह है अनुनाद की स्थिति, जब ओमेगा एल और ओमेगा सी क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, टेन फाई का जो मान हो जाएगा वह है हो जाएगा 0। तो दोनों के मध्य क्या होंगे, कलांतर 0 होंगे। तो इस प्रकार अनुनाद की स्थिति में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा क्या होंगे, दोनों समान कला में होंगे, अर्थात कलांतर क्या होगा, 0 होगा। और प्रतिबाधा Z जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूला से देखिए, Z = R² प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी। तो यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा, तो R है ना, तो Z = R जो कि अत्यंत न्यूनतम है। तो इस स्थिति में L से R की परिपथ शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ की तरह व्यवहार करता है। इस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है और इसे अनुनाद स्थिति कहते हैं। और यहाँ से क्या है, अनुनादी स्थिति की कंडीशन से हम लोग क्या है, अनुनाद की आवृत्ति को निकाल सकते हैं। कैसे, तो पिछले क्लास में देखा था, ओमेगा को इधर पक्षांतर करेंगे और ये एल सी हो जाएगा, एल सी है ना। देख लीजिए क्या होता है, एक बार और इसे अनुनादी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, ओमेगा एल = है 1/ओमेगा सी। तो इस यहाँ से देखिए, ओमेगा इधर आएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर = 1/LC है ना। तो इससे आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा = 1 ये अंडर रूट हो जाएगा 1/LC, और अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है, 1। और जो ओमेगा का जो मान होता है वह क्या होता है, 2πμ। तो ये मान रखने पर यहाँ पे आ जाएगा 2πμ = 1/√LC। तो ये μ = आ जाएगा 1/2π√LC। तो यही क्या है, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। ठीक, तो तीसरी जो कंडीशन है उसमें क्या है, अगर अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए बोला जाएगा तो आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।